हेलो स्टूडेंट्स। हम शिक्षण टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे और भाषा शिक्षण के सिद्धांत में हम निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत तक डिस्कस कर चुके थे और आज हम जीवन से संबंधित करने के सिद्धांत से डिस्कस शुरू करेंगे। बाल मनोविज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी शिक्षक विषय और क्रियाएं बच्चों को पढ़ाए और कराए वो उनके जीवन से संबंधित होनी चाहिए, यानी उनकी दिनचर्या से संबंधित होनी चाहिए। अगर शिक्षक उनकी जीवन से संबंधित करके उनको पढ़ाएगा, क्रियाएं कराएगा तो बालक आनंदपूर्वक और आसानी से सीखेगा। हिंदी शिक्षण कराते समय यानी कि हिंदी पढ़ाते समय शिक्षक गद्य पद्य कहानी नाटक रचना व्याकरण आदि का ज्ञान बच्चों को देता है। यदि इन सबको पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करे तो बालक उसमें अधिक रुचि लेगा और विषय वस्तु को आसानी से समझ जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि पढ़ाने के लिए वो जो भी सामग्री चुने उनका संबंध बालकों के जीवन से हो तथा पाठ्य पुस्तक की सामग्री का संबंध भी बालक के जीवन से अवश्य जोड़े। अतः बच्चों को उनके खेल खिलौने पशु पक्षी कथा कहानी आदि का संबंध बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। अब स्वाभाविकता का सिद्धांत देखिए, ये स्वाभाविक है कि भाषा अर्जित संपत्ति तो है और इसे सीखने की शक्ति भी प्रकृति ने प्रदान की है। माँ को 100 शिक्षकों के समान बताया गया है क्योंकि माँ को बच्चे का पहला गुरु बताया गया है। बच्चा अपनी माँ से ही सारी चीज़ें सीखता है, बोलना खाना पीना सब अपनी माँ से ही सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने आसपास के वातावरण से अपने भाषा के ज्ञान में वृद्धि करता है। जैसे कि वो अपने मित्रों से सीखेगा और परिवार के सदस्यों से सीखेगा, अपने आस पड़ोस से सीखेगा। इस प्रकार वो सुनना और बोलना सीख जाता है। इसके बाद वो विद्यालय में जाता है और वहाँ पर पढ़ना लिखना सीखता है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषा शिक्षक का यही स्वाभाविक क्रम है। भाषा शिक्षण में इस स्वाभाविक क्रम को तोड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार बालक स्वाभाविक वातावरण को भी अधिक पसंद करता है, इसलिए शिक्षक को कक्षा में स्वाभाविक वातावरण बनाकर रखना चाहिए जिससे बालक बिना किसी तनाव के स्वाभाविक रूप से भाषा सीख सके। इसी सिद्धांत के अनुसार ही सभी शिक्षाविद जो शिक्षा देने वाले विद्वान हैं बच्चों को सबसे पहले मातृभाषा को सिखाने का समर्थन करते हैं, क्योंकि यदि बच्चा चीज़ों को अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो वो आसानी से सीखेगा और उसका ज्ञान भी स्थायी होगा और बाद में उसे अन्य भाषाओं की शिक्षा देने की बात कहते हैं, क्योंकि वो अन्य भाषा भी तभी सीख सकेगा। बोलचाल का सिद्धांत भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। अतः भाषा की शिक्षा में विचार विनिमय यानी कि बोलचाल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। अगर हम ना बोले यानी कि बिना बोलचाल के मौखिक रूप का अभ्यास तो हो ही नहीं सकता। हमें मौखिक मुँह से बोलने का अभ्यास तब होगा जब हम बोलचाल करेंगे, दूसरों से बोलेंगे। पुराने समय में भाषा शिक्षण में शिक्षक तो शिक्षण कार्य में सक्रिय रहता था लेकिन बालक निष्क्रिय रहता था, क्योंकि शिक्षक पढ़ाता जाता था और छात्र सुनते जाते थे, बिल्कुल मूक श्रोता की भांति मौन होकर। लेकिन आज के शिक्षा शास्त्री बालकों को भाषा सिखाने की दृष्टि से बोलचाल के अधिक अवसर देने के पक्षधर में हैं। वे कहते हैं कि यदि बच्चे को भाषा सिखानी है तो उसको बोलचाल के अधिक से अधिक अवसर दो। उनका मत है कि पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलने से ही भाषा शीघ्र सीखी जाती है। बोलचाल का सिद्धांत व्यावहारिक वातावरण में बालक को शुद्ध भाषा के प्रयोग की दृष्टि से सक्षम बनाता है। इनका कहना है कि जहां बालक को बोलने के अवसर नहीं दिए जाएंगे वहां बालक भाषा नहीं सीख पाएगा। इसलिए बालक भाषा सीखने में सबसे पहले अपनी कान उसके बाद जुबान का प्रयोग करता है, क्योंकि कान से सुनता है और जुबान से बोलता है। यही दोनों भाषा सीखने के प्रथम और आवश्यक चरण हैं। शिक्षक को चाहिए कि भाषाई कौशल विकसित करने के लिए वह कक्षा में बच्चों को बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। इसके अंतर्गत शिक्षक प्रश्नोत्तरी, कथन, वाद विवाद, कविता पाठ, संवाद, घटना वर्णन, सस्वर पाठ आदि की सहायता से बच्चों के शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, आरोह अवरोह, बलागात, अनुतान आदि के साथ भावाभिव्यक्ति की योग्यता विकसित कर सकता है। बोलकर अभ्यास द्वारा सीखी गई भाषा अधिक स्थायी होती है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से या भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक दृष्टि से। उनकी रुचि बुद्धि कार्य करने की अक्षमता एक जैसी नहीं होती और कोई भी छात्र एक से नहीं होते।
उनकी बुद्धि भी अलग होती है और सीखने की अक्षमता भी अलग होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि उनकी रुचि और बुद्धि के अनुसार ही शिक्षण कार्य कराएं। यदि शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा तो शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई, समस्याओं और विभिन्नताओं को पहचान सकेगा और उनको दूर करने का प्रयास करेगा। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक सुनता है, उसके बाद बोलता है, और लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पढ़ने लिखने का कौशल अर्जित करता है। भाषा सिखाने का यही क्रम स्वाभाविक क्रम होना चाहिए। भाषा सिखाने में शिक्षक को इसी क्रम के अनुसार कार्य करने चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को पहले खुद बोले, उसके बाद छात्र सुने और समझे। इससे शिक्षक छात्रों को बोलने के अवसर प्रदान करें। पहले शिक्षक खुद बोले, फिर छात्रों को भी बोलने के अवसर प्रदान करें। उसके बाद शिक्षक सुने और छात्रों के बोलने के अवसर प्रदान करें। शिक्षक सुने और कोई अगर त्रुटि हो, कोई दोष हो तो उनका निवारण करें। सुनना बोलना सिखाने के बाद बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहिए। अतः छात्रों को लिखकर विचार व्यक्त करना सिखाएं। शिक्षकों को इन चारों कौशलों के उचित अनुपात पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बालक सुनना तो सीख ले और बोल न सके, पढ़ना तो सीख ले और लिख ना पाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यही कहा जाएगा कि भाषा का विकास अनुपात व संतुलन की दृष्टि से सही नहीं है। थैंक यू।